Hello friends, welcome to Study Krida. This is Ashish Gehlot. Today we are going to discuss about ASTD model and human resource development. ASTD model. Let's discuss first about the ASTD model. ASTD model क्या है इसको डिस्कस कर लेते हैं. The American Society ASTD stand for the American Society for Training and Development. So ये एक अमेरिकन सोसाइटी है फॉर ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट के लिए काम करती है. इन्होंने डेवलप किया है ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट मॉडल, जिसमें इन्होंने 9 एरियाज़ को कंसीडर किया है. और ये जो मॉडल है इन्होंने ना व्हील के फॉर्म में प्रेजेंट किया था. दे हैव डेवलप्ड दिस मॉडल इन द फॉर्म ऑफ व्हील. एंड ये आप देख सकते हैं मैंने यहाँ व्हील बनाया है. इसमें 9 एरियाज़ को मैंने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 इस फॉर्म में किया है. सो जो एक स्पोक है, जितने भी 9 एरियाज़ हैं ये व्हील के एक स्पोक है. ईच स्पोक जो है वो रिप्रेजेंट कर रहा है दीज 9 एरियाज़. सो अभी एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पॉर्टेंट कैसे है, एग्ज़ाम में अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आ सकता है तो आपको ये 9 एरियाज़ पता होने चाहिए कि कौन कौन से 9 एरियाज़ हैं. सो इन पर अगर क्वेश्चन आए तो आप आइडेंटिफाई कर सकें. क्वेश्चन आ सकता है ऑड वन आउट पूछ सकता है, या फिर 3 अलग एरियाज़ के नाम दे देगा, एक इसका दे देगा, पूछ लेगा कौन सा ASTD मॉडल में इंक्लूड है या कौन सा एरिया है ये ASTD मॉडल का. सो आप आइडेंटिफाई कर पाओगे. इन 9 एरियाज़ को आप अच्छे से लर्न कर लेना. अब इसको वन बाय वन डिस्कस करते हैं कि क्या है. पहला है ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. सो व्हाट इज़ ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट? ट्रेनिंग means training involved providing the employee the knowledge and skills needed to do a particular task or job. सो ट्रेनिंग बेसिकली अगर शॉर्ट में कहूँ तो मैं करंट रिक्वायरमेंट, जॉब की जो करंट रिक्वायरमेंट है उसके लिए दी जाती है. अगर आप जॉब कर रहे हैं, आपको कोई चीज़ नहीं आ रही है अपने जॉब से रिलेटेड, आपकी कोई नीड पड़ रही है तो उस पर रिलेटेड आपको ट्रेनिंग दी जाती है. तो ट्रेनिंग का फोकस होता है करंट रिक्वायरमेंट है, प्रेजेंट में आपको क्या ज़रूरत है. वेयर एज डेवलपमेंट इन्वॉल्व preparation for future work responsibility and increase the capacity of employee to perform their current job. डेवलपमेंट दोनों का होता है, आपके करंट परफॉर्मेंस को भी इम्प्रूव करता है और फ्यूचर के लिए भी प्रिपेयर करता है, ताकि फ्यूचर में कोई वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी मिले तो एम्प्लॉय उसे कर पाए. तो दिस इज ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट. नेक्स्ट इज ऑर्गेनाइजेशनल डेवलपमेंट. ऑर्गेनाइजेशन डेवलपमेंट मीन्स ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशनल इफेक्टिवनेस बढ़ाना. ऐसा काम करना जो पूरे ऑर्गेनाइजेशन को पे इम्पैक्ट डाले, अच्छा इम्पैक्ट डाले और चेंजेस लेके आए. चेंजेस माइक्रो और मैक्रो दोनों लेवल पे होनी चाहिए. यानी कि ऑर्गेनाइजेशन, होल ऑर्गेनाइजेशन में चेंजेस कब आएगा, जब एम्प्लॉय अपना काम अच्छे से कर पाएंगे. मतलब कि माइक्रो लेवल पे अच्छे से वर्क होगा तो जाके मैक्रो लेवल पे वर्क दिखेगा. एंड नेक्स्ट इज ह्यूमन ऑर्गेनाइजेशनल डिज़ाइन, जॉब डिज़ाइन. एक जॉब डिज़ाइन में स्ट्रक्चर ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन, एक प्रॉपर हायरार्की क्रिएट करनी है ऑर्गेनाइजेशन में. ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग मीन्स कि फोरकास्ट करना है, अगर कोई प्रोजेक्ट मिला है तो उसके लिए हमें कितनी ह्यूमन रिसोर्स चाहिए होगी और फ्यूचर में कितनी ह्यूमन रिसोर्स की हमें ज़रूरत पड़ सकती है, क्योंकि वर्क ऑर्गेनाइजेशन में कैरी आउट तो ह्यूमन रिसोर्स करती है. सो उसकी प्रॉपर प्लानिंग करनी पड़ती है ताकि कभी भी हमारे पास या ऑर्गेनाइजेशन के पास ह्यूमन रिसोर्स की कमी ना हो. नेक्स्ट इज सिलेक्शन एंड स्टाफिंग. सिलेक्शन और स्टाफिंग मीन्स कि सिलेक्शन मीन्स कि राइट कैंडिडेट चूज़ करना जिसमें ज़्यादा कॉम्पिटेंसी हो, और स्टाफिंग मीन उसको राइट पोजीशन पर प्लेस करना. पर्सनल रिसर्च एंड इंफॉर्मेशन सिस्टम, इसका मतलब ये है कि एक अच्छा डेटाबेस तैयार करना. जितनी भी ह्यूमन रिसोर्सेज है उसका एक अच्छा डेटाबेस ऑर्गेनाइजेशन के पास होना चाहिए. कंपनसेशन बेनिफिट. कंपनसेशन बेनिफिट मीन्स कि एक 1 सेकेंड. कंपनसेशन बेनिफिट मीन्स एडुकेट कंपनसेशन देना एम्प्लॉयज़ को. एक अच्छा उनका कंपनसेशन प्लान तैयार करना, उनकी वेजेस एडुकेट होनी चाहिए. ठीक है, अगर कंपनसेशन अच्छी होगी तो एम्प्लॉय डेफिनेटली अच्छा वर्क करता है. एम्प्लॉय असिस्टेंस, उनको अगर वर्क रिलेटेड कोई प्रॉब्लम आ रही है या कोई पर्सनल प्रॉब्लम है तो उन्हें काउंसलिंग देना, जिससे कि वो मोटिवेटेड फील करें अपने आप को और ऑर्गेनाइजेशन की प्रोडक्टिविटी को बढ़ा सकें. यूनियन लेबर रिलेशन, एक यूनियन लेबर रिलेशन अच्छा करना, मैनेज एम्प्लॉय और एम्प्लॉय का रिलेशनशिप अच्छा मेंटेन होना चाहिए. तो इस पर वर्क करना, पॉलिसीज ऐसी बनाना जो एम्प्लॉय एंड एम्प्लॉय रिलेशंस को इम्प्रूव करे. सो दीज आर द 9 एरियाज ऑफ ASTD मॉडल. वी हैव डिस्कस ऑल दीज एरियाज. इनको अच्छे से लर्न कर लेना, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है. नेक्स्ट इज
आपका आ गया ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का बिल्कुल हिस्ट्री से पढ़ेंगे कि कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट आया है। सो फर्स्ट इज द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कंसेप्ट मैकेनिस्ट अप्रोच। ओके, ये मैकेनिस्ट अप्रोच ये है इंडस्ट्रियल रिवॉल्यूशन के टाइम से आया है। इसमें हम वर्कर को एज ए कमोडिटी ट्रीट करते थे। वर्कर इसमें एज अ कमोडिटी ट्रीट होता था। पर्सनल मैनेजमेंट या ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट उस समय पर्सनल मैनेजमेंट के नाम से होता था। तो उसका रोल था सिर्फ उनको, वो पर्सनल मैनेजमेंट सिर्फ कंसर्न रहता था उनका रिकॉर्ड मेंटेन करने में, उनको एम्प्लॉयमेंट देने में और उनको वेजेस देने में। उसको इससे ज़्यादा कोई मतलब नहीं था। तो ये था फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैकेनिस्ट अप्रोच, जिसमें वर्कर एज ए कमोडिटी ट्रीट होते थे। नेक्स्ट इज पैटर्निस्टिक अप्रोच या पैटर्निस्टिक कॉन्सेप्ट। पैटर्निस्टिक के नाम से आप देखते हो फादरली अप्रोच है। इस समय में वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट हो गया था जो कि एम्प्लॉय के वेलफेयर के लिए काम करता था। कई सारी वेलफेयर स्कीम भी लॉन्च हुई थी उस समय। वेलफेयर स्कीम जैसे कि रिक्रिएशनल फैसिलिटी, मेडिकल फैसिलिटी, हाउसिंग फैसिलिटी, वर्कर एजुकेशन, पेंशन स्कीम एट्सेट्रा। तो एम्प्लॉय का वेलफेयर का काम होने लगा था, वेलफेयर ऑफिसर अपॉइंट हुआ था, ट्रेड यूनियनिज्म बनने लगी थी। तो ये इनके कुछ मेन पॉइंट है पैटर्निस्टिक कॉन्सेप्ट के। थर्ड इज ह्यूमनिस्टिक कॉन्सेप्ट या सोशल सिस्टम अप्रोच। ह्यूमनिस्टिक ये 1920 से 1930 के बीच का अप्रोच है, ह्यूमनिस्टिक अप्रोच। इसमें क्या हुआ था, बिहेवियरल कॉन्सेप्ट अप्लाई होने लगे थे। इस वर्कर शुड, इस कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग वर्कर शुड बी ट्रीटेड एज ए ह्यूमन बीइंग एंड इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द एम्प्लॉयर टू प्रोवाइड फैसिलिटी फॉर द सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन ऑफ द वर्कर। उनके सोशल एंड साइकोलॉजिकल सेटिस्फेक्शन को मेंटेन करने की जिम्मेदारी पर्सनल मैनेजमेंट की होती थी उस समय। नेक्स्ट इज ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट। अब ह्यूमन रिसोर्स कॉन्सेप्ट में क्या है कि एज ए मैनेजर क्या एम्प्लॉय को एज ए वैल्यूएबल एसेट ट्रीट करने लगा था। एम्प्लॉय वर कंसिडर्ड एज ए वैल्यूएबल एसेट ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन। एफर्ट्स वर मेड टू द इंटीग्रेट एम्प्लॉय विद द ऑर्गेनाइजेशन सो दैट द ऑर्गेनाइजेशन गोल्स एंड एम्प्लॉय गोल्स वुड बी अचीव साइमल्टेनियसली। आप एम्प्लॉय को एक वैल्यूएबल रिसोर्स ट्रीट करते थे और कोशिश ये रहती थी कि ऐसा कुछ किया जाए जिससे कि एम्प्लॉय की गोल्स भी जो वो चाहते हैं, उनकी एस्पिरेशन जो है वो भी साथ साथ अचीव हो जाए ऑर्गेनाइजेशन गोल्स के साथ, कि ऑर्गेनाइजेशन गोल्स भी अचीव हो जाए और एम्प्लॉय की जो एस्पिरेशन है वो भी फुलफिल हो जाए। नेक्स्ट इज पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट। ये एक मॉडर्न व्यू है। इसमें एम्प्लॉय को एज ए पार्टनर ट्रीट किया जाता है इंडस्ट्री में। वर्कर पार्टिसिपेशन बढ़ने लगा, वर्कर्स को पार्टिसिपेट मैनेजमेंट में पार्टिसिपेट करने की परमिशन मिल गई है। वर्कर पार्टिसिपेट करते थे मैनेजमेंट में। एम्प्लॉय अपने वर्कर्स को क्या नाम है कई सारे प्लान लॉन्च किए, जैसे कि स्टॉक ऑप्शन प्लान के जरिए एम्प्लॉय को रिटेन करने की कोशिश की, उनको फील कराने की कोशिश की कि वो एक इम्पॉर्टेंट पार्ट है मैनेजमेंट का या ऑर्गेनाइजेशन का। सो ऑर्गेनाइजेशन को, एम्प्लॉयज़ को ऑर्गेनाइजेशन से जोड़ने की ये कोशिश की गई है इस पार्टनरशिप कॉन्सेप्ट में, ताकि वो ऑर्गेनाइजेशन को अपनी ऑर्गेनाइजेशन समझे और उसकी प्रोडक्टिविटी के लिए अच्छे से काम करे। एंड सिक्स्थ इज द ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट। अब ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग ग्रोथ अचीव कर सकते हैं हम तभी जब सब मिलकर काम करें। ग्रोथ कैन ओनली बी इंश्योर्ड थ्रू अप्रोप्रिएट कोलैबोरेशन एंड अमलगमेशन ऑफ वेरियस पर्सनल अराउंड ऑर्गेनाइजेशन गोल्स। सब लोग अगर मिलकर ऑर्गेनाइजेशन गोल्स को अचीव करना चाहेंगे तभी ग्रोथ होगी ऑर्गेनाइजेशन की। इसमें HRD का जो मेन कंसर्न है वो है लर्निंग with providing learning experiences for the people associated with the organization through behavioral process। आप एम्प्लॉयज़ को लर्न कराना चाहते हैं उनके एक्सपीरियंस के थ्रू या अपने एक्सपीरियंस उनसे शेयर करके, जिससे कि वो कोई गलती ना करे और अच्छे से अपना वर्क करते रहें। तो ये ह्यूमन डेवलपमेंट की ज़रूरत क्यों पड़ती है? डेवलपमेंट की ज़रूरत पड़ती है उनकी कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करना। कैपेबिलिटीज़ को इम्प्रूव करने से क्या होता है, जैसे कि मैंने पहले बताया था, डेवलपमेंट मीन्स होता है कि एम्प्लॉय की प्रेजेंट वर्क रिक्वायरमेंट या प्रेजेंट जॉब में इम्प्रूव करना है, ताकि वो प्रेजेंट जॉब अच्छे से कर सके और फ्यूचर की वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को भी अच्छे से निभा सके। तो फ्यूचर के वर्क रिस्पॉन्सिबिलिटी को प्रिपेयर करने के लिए जो सीनियर एम्प्लॉय होते हैं या जो डेवलपमेंट ऑफिसर होता है वो अपने एक्सपीरियंस शेयर करता है, जिससे कि उन्हें पता चल सके कि फ्यूचर में उनके रोल क्या हो सकते हैं और उन रोल्स को वो कैसे अच्छे से फुलफ़िल कर सकते हैं।
सो उनको फ्यूचर के लिए तैयार किया जाता है ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग। सो ये आपका कुछ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट के कॉन्सेप्ट्स हो गए। आपको पता चल गया कि कैसे कैसे ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट का कॉन्सेप्ट आया है, पहले क्या होता था और अब क्या है, करंट सिनेरियो क्या है। नेक्स्ट इज फीचर्स ऑफ ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। फीचर्स, पहला फीचर्स है इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस। यस, इट इज़ अ लर्निंग प्रोसेस एंड द कंटिन्यूस प्रोसेस। नेक्स्ट इज एडिंग वैल्यू। Adding value means human resource development increases the capacity of the human resource through development. It is the process of adding value to individual team or organization as a human system. मतलब कि ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट क्या एक ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को इम्प्रूव करता है, जिससे कि उनकी जो कैपेसिटी इंप्रूव होगी तो वैल्यू ऐड होगी सब एम्प्लॉयज़ में। वो जितना काम आज करते थे उससे अच्छा ही काम करेंगे। तो एम्प्लॉय अगर ज़्यादा प्रोडक्टिव हो जाएंगे तो ऑब्वियसली हमारी जो एक टीम ऐसे टीम वर्क होता था वो भी इन्हेंस होगा। टीम वर्क इन्हेंस होगा तो ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन में सब लोग अच्छा काम करेंगे तो ऑर्गेनाइजेशन की भी प्रोडक्टिविटी भी एनहेंस होगी। तो ये एक चेन है। एक अगर अगर इंडिविजुअल लेवल पे अच्छा हो रहा है तो ऑब्वियसली टीम लेवल पे भी अच्छा होगा और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी अच्छा होगा। अब डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी। डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी आपके हर लेवल पे होगी, एक इंडिविजुअल लेवल पे भी। इंडिविजुअल लेवल पे मीन्स कि पीपल प्ले देयर रोल्स इन ट्यून विद ओवरऑल गोल्स एंड एक्सपेक्टेशन ऑफ द पीपल। हैंस जॉब्स आर रीडिजाइन एंड एनरिच्ड टू मेक देयर रोल्स मोर मीनिंगफुल एंड इंटरेस्टिंग। इंडिविजुअल लेवल पे उनके जो जॉब्स हैं उनको इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा और उनकी कैपेसिटी इंप्रूव की जाएगी, उनके जॉब को इंटरेस्टिंग बनाया जाएगा। तो अगर जॉब इंटरेस्टिंग होगी तो वो भी अच्छे से काम करने की सोचेंगे। अगर आपका मोनोटोनस वर्क होगा तो आप ऑर्गेनाइजेशन में अच्छे से वर्क ऑब्वियसली नहीं करना चाहेंगे, आप बोर हो जाएंगे। लेकिन अगर आपकी इंटरेस्टिंग जॉब होगी, आपको रोज़ नए नए असाइनमेंट और अच्छा वर्क मिलेगा, आपको सीखने को मिलेगा, तो आप उस ऑर्गेनाइजेशन के साथ काम करना चाहेंगे और ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉयज़ को ऐसा करके रिटेन कर सकती है। इंटरपर्सनल लेवल पे रिलेशनशिप अच्छी बनाना थ्रू ट्रस्ट कॉन्फिडेंस। ग्रुप लेवल पे क्रॉस फंक्शनल टीम बना के टास्क फोर्स बना के आप रिलेशनशिप स्ट्रेंथ कर सकते हैं। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे डेवलपमेंट क्लाइमेट क्रिएट करने की ज़रूरत है, एम्प्लॉय को नर्चर करने की ज़रूरत है। सो डेवलपमेंट ऑफ कॉम्पिटेंसी सब लेवल पे करने की ज़रूरत है, इंडिविजुअल लेवल पे भी, ग्रुप लेवल पे भी और ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे भी। ऑर्गेनाइजेशन लेवल पे आप डेवलपमेंट क्लाइमेट क्रिएट करके कॉम्पिटेंसी क्रिएट कर सकते हो। इंटरपर्सनल लेवल पे आप रिलेशनशिप डेवलप करके रिलेशनशिप कैसे अच्छा बनाओगे, ट्रस्ट एंड कॉन्फिडेंस दिखा के। इंडिविजुअल लेवल पे उनकी जॉब को अच्छे से रीडिज़ाइन करना और इंटरेस्टिंग बना के। तो ये ऐसा करके आप तीनों लेवल पे कॉम्पिटेंसी डेवलप कर सकते हो। और नेक्स्ट इज इम्प्रूव क्वालिटी ऑफ वर्क लाइफ। HRD enables people to utilize their capacity to achieve organizational goal। HRD क्या नाम है, ऑब्वियसली इतनी देर से हम बोलते आ रहे हैं यही बात है। और HRD क्या नाम है, ऑर्गेनाइजेशनल गोल्स को अचीव करने के लिए मदद करता है एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ को बढ़ा के, उनको डेवलप करके ऑर्गेनाइजेशन के गोल्स को अचीव करने में हेल्प करता है। कैसे ऑर्गेनाइजेशन की कैपेबिलिटी या एम्प्लॉय की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाई जा सकती हैं, तो उन्हें देके चैलेंजिंग वर्क असाइनमेंट देके, उनको चैलेंजिंग वर्क देके जिसको उन्हें करने में मज़ा आए, अच्छे से करने का वो सोचें। अगर उनको चैलेंजिंग वर्क नहीं मिलेगा तो वो अपने उसी लेवल पे रहेंगे। चैलेंजिंग वर्क मिलेगा तो वो अपना लेवल बढ़ाएंगे, अपनी कैपेबिलिटीज़ बढ़ाने के बारे में सोचेंगे, उनको अपना फुल पोटेंशियल पता चलेगा। सो ये है हमारे नीड एंड फीचर। अब व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट एंड ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट। पहली बात तो ये पता होनी चाहिए कि कौन इनमें ज़्यादा बड़ा है। तो वाइडर स्कोप ऑब्वियसली ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का है, HRD उसका ही एक पार्ट है। आप कह सकते हैं HRD उसका कोर एलिमेंट है, इंपॉर्टेंट पार्ट है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो भी पॉलिसीज प्लान बनाता है, HRD उस प्लान को फॉलो करता है। HRD एम्प्लॉयज़ की कैपेबिलिटीज़ बढ़ाता है ताकि वो उसे प्रेजेंट और फ्यूचर वर्क अच्छे से कर पाएँ। सो ये है। जबकि ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सब चीज़ें लेके आता है। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट में ट्रेनिंग भी है, डेवलपमेंट भी है, HRD भी है, आपका रिक्रूटमेंट, आपका सेपरेशन, कई सारे फंक्शंस आते हैं। और तो ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट का फोकस वेरियस एरियाज़ पे है, जबकि HRD का सिर्फ उनको डेवलप करने के लिए एम्प्लॉयज़ को। सो ये बेसिक डिफरेंस है HRM वर्सेस HRD में। अब नेक्स्ट इज HRD प्रोसेस, ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट
प्रोसेस। HRD प्रोसेस यहाँ से शुरू होता है, असेसमेंट से, फिर डिज़ाइन, फिर इम्प्लीमेंटेशन और फिर इवेल्यूएशन। असेसमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूएशन। असेसमेंट में हम नीड अराइज करेंगे, नीड असेस करते हैं कि कहाँ हमें ट्रेनिंग की ज़रूरत है, वो आइडेंटिफाई करते हैं, ठीक है। फिर जो एरिया अगर हमने आइडेंटिफाई कर लिया उसका ऑब्जेक्टिव डिफाइन करेंगे कि कि जिस चीज़ की ज़रूरत है किस चीज़ की ज़रूरत है, तो वो ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव, हमारी ट्रेनिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। ट्रेनिंग ऑब्जेक्टिव डिफाइन करने के बाद उस ट्रेनिंग में हमें करना क्या क्या है वो सब तैयार करेंगे। फिर ट्रेनिंग को अच्छे से कैरी आउट करने के लिए किस मटेरियल की, क्या क्या मटेरियल की ज़रूरत पड़ेगी, वो उनको लेके आएंगे। ट्रेनर चूज़ करेंगे, सिलेक्ट ट्रेनर करेंगे कि कौन उसको ट्रेनिंग को प्रोवाइड कराएगा। फिर देन मेथड एंड टेक्निक क्या होगी ट्रेनिंग की, टाइमिंग क्या होगी, क्या शेड्यूल होगा। फिर जब इतना सब कुछ स्ट्रक्चर तैयार कर लिया हमने, उसके बाद हम ट्रेनिंग को इम्प्लीमेंट करेंगे। इम्प्लीमेंटेशन के बाद हम उसका रिजल्ट को इवेल्युएट करेंगे कि जिस चीज़ के लिए हमने ट्रेनिंग रखी है वो एक्चुअली काम पूरा हो पाया है या नहीं हुआ है तो कितना हुआ है, कितनी हमारी कॉस्ट रिडक्शन हुई है, कितनी हमारी कॉस्ट लगी है, कितना कॉस्ट बेनिफिट रेशियो देखेंगे उस ट्रेनिंग का बेसिकली। सो ये है हमारा ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट प्रोसेस। उसके 4 स्टेप हैं, असेसमेंट, डिज़ाइन, इम्प्लीमेंटेशन एंड इवेल्यूशन। फिर ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट या ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर के पास क्या क्या चैलेंजेस आ गए हैं अब। तो चैलेंजेस आ गए हैं कम्पीटिंग इन ग्लोबल इकोनॉमी, कि हमारी इकोनॉमी अब ग्लोबल हो गई है, नई नई टेक्नोलॉजी आ रही हैं, वेरियस कल्चर के लोग आ रहे हैं ऑर्गेनाइजेशन में। सो ये है। और कम्युनिकेशन स्किल्स अच्छी होनी चाहिए और नॉलेज ऑफ वेरियस लैंग्वेजेस होनी चाहिए क्योंकि पीपल फ्रॉम वेरियस कंट्रीज आर वर्किंग इन ऑर्गेनाइजेशन दीज डेज। सो ये सारे चैलेंजेस हैं HRM के लिए। नीड लाइफ लॉन्ग लर्निंग, मीन्स लाइफ लॉन्ग लर्निंग मीन्स क्योंकि ऑर्गेनाइजेशन हमेशा चेंज होती रहती है, लोग चेंज होते हैं, टेक्नोलॉजी चेंज होती है, जो प्रोसेस होता है काम करने का वो चेंज होता है। सो इतने सारे चेंज होते हैं तो हमें लगातार लर्न करने की ज़रूरत होती है ऑर्गेनाइजेशन में। नीड फॉर ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग, ये वही है और कि ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में मतलब कि ऑर्गेनाइजेशन की वैल्यूज़ का पता होना चाहिए, टीम लर्निंग होनी चाहिए एक ऑर्गेनाइजेशन में, सिस्टम थिंकिंग होनी चाहिए पूरे सिस्टम में, पर्सनल मास्टरी, जिस जो HRM है उसको अपने एरियाज़ में मास्टरी होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें आ गई ऑर्गेनाइजेशन लर्निंग में। वर्क फॉर डेमोग्राफी आपको बता ही दिया कि वेरियस एज, सेक्स, रिलीजन्स के लोग ऑर्गेनाइजेशन में वर्क करते हैं, उनको मैनेज करना ऑब्वियसली एक चैलेंजिंग टास्क होता है हमेशा से ही। और एलिमिनेटिंग द स्किल गैप, कि ये स्किल गैप एलिमिनेट करना पड़ता है कि एक फील्ड में अगर 2 एम्प्लॉय हैं तो इसमें ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई एक बहुत ही अच्छा है या कोई एक बहुत ही कम है, तो उनके बीच का स्किल गैप उनको मिटाने की कोशिश करनी चाहिए एक ह्यूमन रिसोर्स डेवलपमेंट ऑफिसर को, बाय प्रोवाइडिंग एडिक्वेट ट्रेनिंग एंड डेवलपमेंट। सो आपका ये सेकंड चैप्टर कंप्लीट हो गया है। इसके बाद नेक्स्ट चैप्टर कोशिश करेंगे नेक्स्ट 4 to 5 क्लासेस में, थोड़ी लॉन्ग क्लासेस बना के आपका ये पूरा ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट कवर कर लें। टारगेट है मिड जून तक हम इस पूरे ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट को कवर कर देंगे। सो अगर आप अभी इसे देखना शुरू कर रहे हैं तो प्रीवियस वीडियोस देख लेना और आने वाले वीडियोस के लिए जुड़े रहिए और सब्सक्राइब कर लेना चैनल, ताकि आपको पता चल जाए कि कब नया वीडियो आया है। सो ये इम्पॉर्टेंट है। और प्रिपरेशन के लिए अपने आप को असेस करने के लिए मैं क्विज़ डालूँगा, उन क्विज़ को देख लीजिएगा। सो अब ठीक है। इसके बाद जो नेक्स्ट चैप्टर मैं सोच रहा हूँ फिनेंशियल मैनेजमेंट या स्टैटिस्टिक्स में स्टार्ट करने की सोच रहे हैं, जो कि प्रोबेबली जून फर्स्ट वीक के बाद से स्टार्ट हो जाएगा फाइनेंशियल मैनेजमेंट। जहाँ तक है फाइनेंशियल मैनेजमेंट स्टार्ट करने के बारे में सोचा जा रहा है। सो आप जुड़े रहिए पूरी। उसके बाद फाइनेंशियल मैनेजमेंट की क्लास भी आपको देखनी है, इंपॉर्टेंट नोट्स उसके बनाए जा रहे हैं फाइनेंशियल मैनेजमेंट के लिए। सो जुड़े रहिए इस चीज़ से। और कोई भी ज़रूरत हो, कोई भी आपको क्वेश्चन चाहिए हो या किसी चीज़ की रिक्वायरमेंट हो, प्रॉब्लम हो, तो उसको ज़रूर कमेंट या ईमेल कर दीजिएगा, आपको रिप्लाई तुरंत मिलेगा, इसकी गारंटी लेता हूँ। सो थैंक यू क्लास, मिलते हैं नेक्स्ट टाइम।